Hello everyone, I am Vishali Kaushik here and again welcome back to my channel student. So the student of class 11th, today we will discuss the fifth chapter from your physics book, that is laws of motion. Okay. Actually four जो chapters हैं आपके we have already discussed. I think unit and measurement, motion in a straight line and motion in a plane we have discussed and this chapter is just related to your class ninth actually. लॉज ऑफ मोशन आप क्लास नाइन्थ में भी पढ़ चुके होते हो. जैसे क्लास नाइन्थ में आपका सेकंड चैप्टर था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. तो आपका कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल रिलेट करता है क्लास नाइन्थ से. तो अगर आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा हुआ है ये चैप्टर तो ये बहुत ईजीली आप इसको कवर कर पाएंगे. तो फोर्स की डेफिनेशन आई थिंक वहाँ पर आपने क्या पढ़ी थी कि किसी भी चीज़ को पुश और पुल करना क्या होता है, फोर्स होता है. और फोर्स एक एक्चुअली ऐसी क्वांटिटी है जिसे आप डायरेक्टली देखकर कह नहीं सकते हैं कि हाँ ये फोर्स है, ये जो फैक्ट है ये फोर्स है. फोर्सेस के इफ़ेक्ट होते हैं कुछ जिनको देख कर के आप बताते हैं कि हाँ एक्चुअली इन पर फोर्स लग रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ, ये एक कोई भी बॉडी है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और आप इस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो इस बॉडी में क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे आपको, ये डिस्प्लेस हो जाएगी, ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. तो किसी भी बॉडी के अंदर ये जो चेंज आपने देखा, ये जो इफ़ेक्ट आपने देखा, ये किसकी वजह से देखा, इस फोर्स के वजह से आपने ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिले. तो फोर्स की कुछ सिंपल से इफ़ेक्ट होते हैं जिनकी वजह से हम पता लगाते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या एक्ट हो रहा है, कि फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहा है इस बॉडी पर. ओके. तो देखिए फोर्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपकी थी, अपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा कि पुश और पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करना, किसी बॉडी को पुश या पुल करना, ये क्या कहलाता है, ये फोर्स कहलाता है. अब 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, लेवल को, आपके डेफिनेशन का जो लेवल है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं. यहाँ पर आपको पता है देखिए फोर्स का जो डेफिनेशन आपका बनता है यहाँ पे, देखिए फोर्स इज़ अ क्वांटिटी, force is a quantity which changes or tends to change the state of an object. फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज करती है या फिर चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट के अंदर. दैट मीन्स अगर वो मोशन में है तो आप उसे रेस्ट में ला सकते हैं, रेस्ट में है आप उसे मोशन में ला सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा करके, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रबड़ बैंड की, रबड़ बैंड को अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो खींचने से उसकी जो शेप है वो बदल जाती हैं. आप किसी बलून को अगर आप क्या करेंगे, बलून को अगर आप उसको दबाते हैं उसका साइज़ जो है वो बदल जाता है, उसका साइज़ अलग ही हो जाता है, उसकी शेप भी चेंज हो जाती है. तो आप फोर्स लगाने से बहुत सारी इफ़ेक्ट जो हैं वो क्लास नाइन्थ में स्टडी कर चुके हैं एक्चुअली. देखिए स्प्रिंग भी इसका एग्जांपल है, स्प्रिंग को स्ट्रेच करना और कंप्रेस करना. ये स्ट्रेच करना और कंप्रेस करना क्या है, ये फोर्स ही तो लगाते हैं ना आप. तो फोर्स लगाने से स्प्रिंग की जो कंडीशन है, जो शेप है वो चेंज हो जाती है. Okay, so I think we have already discussed effect of forces. This is your next topic according to the notes, और ये notes आपको as it is ही करने हैं, ये beneficial रहेंगे आपके लिए. और benefit आपका यहाँ पर यही है कि आपको as it is notes कर सकते हैं आप जैसे आपके सामने हैं. Okay, now law of inertia भी actually आप study कर चुके होते हैं क्लास नाइन्थ में. You have already discussed it in your class ninth and you have already study about it. तो law of inertia क्या होता है, देखिए inertia simple words में अगर हम बात करें, इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर आने वाले चेंजेस का क्या करती है, अपोज करती है, जब तक आप उस पर क्या नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स अगर आप उसके ऊपर नहीं लगाते. नाउ कम बैक टू द डेफिनेशन. ठीक है, देखिए अ बॉडी मूविंग विद अ स्पीड, अ बॉडी मूविंग विद अ स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम स्पीड. अगर कोई बॉडी एक सीधी लाइन में चल रही है, स्ट्रेट पाथ को वो फॉलो कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आप कार की ही बात कर लीजिए, ये कार एक स्ट्रेट लाइन में चलती ही जा रही है, ये चलती ही रहेगी जब तक आप क्या अप्लाई नहीं करेंगे, ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे. जब तक आप ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे, आप फोर्स लगा करके ब्रेक नहीं लगाएंगे तो कार रुकेगी नहीं, वो चलती ही रहेगी. तो यहाँ पर जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो जो बॉडी होती है वो अपनी कंटिन्यूटी में रहती है. अगर वो चल रही है, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी. क्लियर है, यही आपकी डेफिनेशन कहती है. According to this definition, law of inertia, a body moving a speed along a straight line will continue to move with the same speed along the same straight path in the absence of external force. जब तक आप उस पर क्या नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे. ठीक है. नाउ
इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कांट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की किसकी वजह से, किसी भी मटेरियल बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो क्या ना करें, बाय वर्च्यू ऑफ, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती है अपनी स्टेट को। अब वो उसकी स्टेट रेस्ट में हो, मोशन में हो, किसी में भी हो, वो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। दिस इज नॉन एज द इनर्शिया। ठीक है, एक्चुअली आप समझ पा रहे होंगे अब, है ना। कोई भी बॉडी है जो उसकी कंडीशन है वो उसी कंडीशन में रहना चाहती है जब तक आप उस पर क्या नहीं अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, और यही प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया कहलाती है। अब इनर्शिया के भी टाइप होते हैं हमारे पास। देखिए, आपको मिड में मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें कि सब जो टॉपिक था एक्चुअली ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए, लिंक करते हुए चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं करना है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। नाउ टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए, ये भी हम लोग ऐसा नहीं है हमने पढ़ा नहीं है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आप क्या कहेंगे? जो बॉडी की टेंडेंसी है अपनी पोजीशन की वजह से रेस्ट में ही वो रहना चाहती है, इज़ कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल कैसे डिस्कस करेंगे? अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस। कोई भी बस है, उसके अंदर एक पर्सन खड़ा हुआ है, तो बस में वो जो पर्सन है वो आगे की तरफ झुक जाता है या गिरने की कंडीशन में होता है व्हेन द बस सडनली मूविंग फॉरवर्ड। जैसे ही बस क्या करना, चलना, अचानक से चलना आगे की तरफ स्टार्ट करती है। तो इसकी वजह क्या हुई? अगर हम ध्यान से सोचें, कोई भी पर्सन है जो बस में खड़ा हुआ है, बस अचानक से चलना स्टार्ट करती है, तो वो पर्सन क्या हो जाता है? वो आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि वो पर्सन जब तक बस चल नहीं रही थी रेस्ट की कंडीशन में था। अब जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया तो एकदम से उसकी कंडीशन बदल गई ना। वो ऑब्जेक्ट जो था, वो पर्सन जो था, वो रेस्ट में था, अब वो किस में आ जाएगा? एकदम से मोशन में। तो इसी वजह से उसकी बॉडी इस चीज़ का अपोज करती है और वो आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है। नाउ इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन इसका जस्ट अपोजिट होगा। बॉडी की वो टेंडेंसी जो उसको यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में ही रखना चाहती है, वो क्या कहलाएगी? इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसका जस्ट अपोजिट एग्जांपल आपको लेना पड़ेगा। जैसे अभी बस चलना स्टार्ट हुई थी, अब चलती हुई बस जब रुकेगी तो उसके अंदर क्या कंडीशन देखी जाती है? देखिए, वेट, हाँ, ओके, व्हाट इज़ द एग्जांपल हियर? नाउ व्हेन बस टेक्स ए शार्प टर्न, सॉरी डायरेक्शन पर आ गए, सॉरी। व्हेन ए मूविंग बस सडनली स्टॉप, जब बस चलती हुई अचानक से ब्रेक लगाते हैं आप बस में, तो पर्सन फॉल फॉरवर्ड। जो पर्सन होता है वो कहाँ चला जाता है? वो पर्सन आगे की तरफ झुक जाता है। एक्चुअली मैंने शायद यहाँ पे फॉल्स बैकवर्ड था, मैंने इसको फॉरवर्ड पढ़ दिया। वो पीछे की तरफ झुक जाता है, सॉरी। तो एक्चुअली वो रेस्ट में था ना, और बस ने चलना स्टार्ट किया तो वो पीछे की तरफ झुक जाएगा। यहाँ पे बोलते हुए शायद मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। तो आपको इसमें क्या देखना है? आपको इसमें ध्यान रखना है कि बस चल रही थी और अचानक से, आप इसमें अपोजिशन का वाला पार्ट देखिए, बस चल रही थी और आपने ब्रेक लगाया, तो आपकी बॉडी मोशन में होने की वजह से जब ब्रेक लगना था तो आपकी बॉडी एकदम से रेस्ट में नहीं आ पाई, इसलिए आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है। और जब आप रेस्ट में खड़े हुए थे और बस ने सडनली चलना स्टार्ट किया, तो आप रेस्ट में थे, सडनली मोशन में आने की वजह से आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। आ रही है बात समझ में अब? ठीक है, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट कर दिया है। नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होती है? मतलब द एबिलिटी या इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन। मतलब इनएबिलिटी किसी बॉडी के अंदर उसकी डायरेक्शन जब वो चेंज नहीं कर पाता मोशन की वजह से, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वो क्या कहलाता है? बॉडी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाता है ना। बॉडी की टेंडेंसी जो थी कि वो अपना डायरेक्शन खुद नहीं चेंज कर पाई। तो अब आप देखें यहाँ पर, व्हेन बस टेक अ शार्प टर्न, जब बस क्या लेती है? एक शार्प टर्न लेती है। पर्सन सिटिंग इन दी बस मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व पाथ। जिस डायरेक्शन में बस को टर्न करना होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल बस ऐसे टर्न करेगी, ये टर्न लिया, तो अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आप क्या हो जाएंगे? आप सेंटर से, मतलब सेंटर ये हुआ ना, तो आप सेंटर से थोड़ा सा इसकी तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या हो जाते हैं? कर्व पाथ जो होता है उसका जो सेंटर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये टर्न लिया, इसका सेंटर है, तो आप इस सेंटर से थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो पर्सन सिटिंग इन द बस मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ,
ये था शार्प टर्न, ये था सेंटर, तो जो पर्सन था जो यहाँ बैठा हुआ है सीट पे, तो वो क्या हो जाता है, वो अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाता है, सेंटर से थोड़ा सा क्या हो जाता है, दूर चला जाता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व पाथ। ओके, तो ये किसके हुए टाइप, इनर्शिया के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया बट थे यही। ओके, नाउ व्हाट इज़ द न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ इसी से रिलेटेड है। अब देखिए, वैसे हम एक्चुअली पढ़ ही चुके हैं, ज़्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे इसमें भी। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है आपका, every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless an external force applied on it। जब तक आप उस पर क्या नहीं करते, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। हर एक बॉडी अपनी स्टेट, जो भी हो वो स्टेट, रेस्ट की हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन की हो, स्ट्रेट लाइन में, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो उसी स्टेट में रहेगी। कोई भी बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, मोशन में है मोशन में ही रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एंड दिस इज ऑल्सो यू हैव स्टडी इन योर क्लास 9th। नाउ इसी चैप्टर से इसी टॉपिक से रिलेटेड है आपका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या, P is equal to m into v, that means the product of the mass and the velocity of the object, it is equal to the product of mass and velocity of the body। ये प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की और इक्वल होती है प्रोडक्ट के, किसके प्रोडक्ट के, उस ऑब्जेक्ट के मास और उसके अंदर अराइज होने वाली वेलोसिटी के, क्या आपने क्या वेलोसिटी उसको दी है। So momentum is equals to mass into velocity, that is P is equal to m into v। Now अब आप यूनिट आराम से देख लेंगे, ये भी बताने वाली बात नहीं है, आप नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज। ओके, देखिए अब केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड, यहाँ पर 3 केसेस हैं। किस चीज़ के केसेस हैं ये देख लीजिए। देखिए, लेट 2 ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m, सपोज v1 एंड v2 आर द वेलोसिटी। लेकिन v1 क्या है, v1 इज़ ग्रेटर देन v2 हियर, हियर v1 इज़ ग्रेटर देन v2, दैट मीन्स जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है सेकंड ऑब्जेक्ट से, और दोनों का जो मास है मास सेम है, तो आपको मोमेंटम जज करना है। और p और v के बीच में आप क्या रख रहे हैं, p और v के बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, सॉरी यू आर प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन p एंड v, ठीक है, एंड मास इज कांस्टेंट हियर क्योंकि m तो सेम है दोनों का। सो p1 इज इक्वल टू एम v1 एंड p2 इज इक्वल टू एम v2। सो p1 अपॉन p2, m1 से m से m कैंसिल हो जाएगा, v1 ओवर v2, तो v1 अपॉन v2 किसके इक्वल है, p1 अपॉन p2 के। तो अब आप यहाँ पर अगर इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं, इफ़ v1 इज़ ग्रेटर देन v2, अगर v1 बड़ा है किससे, v2 से, तो v1 जब बड़ा है v2 से, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि p1 किससे बड़ा होना चाहिए, p2 से, दैट मीन्स p1 शुड बी ग्रेटर देन p2। क्यों, रेशो दोनों का सेम है, p1 अपॉन p2 किसके इक्वल है, v1 अपॉन v2 के। तो अगर v1 वैल्यू बड़ी होगी तो p1 वैल्यू भी तो बड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसी तरह से आपको आगे के 2 केसेस भी स्टडी करने हैं, केस सेकंड एंड केस थर्ड। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। देखिए, यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट दिस ऑल्सो इन योर क्लास 9th। न्यूटन सेकेंड लॉ भी आप जानते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये भी आप जानते हैं, सेकंड लॉ आप स्टडी कर चुके होते हैं, और थर्ड एक्शन रिएक्शन लॉ है, तो आप उसको स्टडी करेंगे, बहुत जल्दी से ख़त्म करेंगे उसको, फिर उसके आगे चलेंगे, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।